तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश पूरक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने और समझने वाले हैं। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि मध्य प्रदेश पूरक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सोल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं आपके पूरक परीक्षा के पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आपके टोटल क्वेश्चन 23 होंगे और टोटली आपका ये 80 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके भी कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र विषय में सप्लीमेंट्री आई है तो आप सब लोग इस पेपर को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्पों का चयन करके आपको किस प्रकार से लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में या उपरोक्त सभी में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख देना है उपरोक्त सभी, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व किस में पाया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको कर देना है शून्य होती है, तो यहाँ से आपको शून्य लिख देना है। उसके बाद में गिवन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गिवन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच कैसी होती है आपको बतानी है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऋणात्मक होती है। उसके बाद में देखो, 5वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसको कहते हैं पूर्ति। उसके बाद में देखो, 4थे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऐसी वस्तुओं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता कहलाती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इनको कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। तो यहाँ से आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब। तो देखो, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इनको नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है, तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी पूरा कर लीजिएगा। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या द्वारा की जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये किसके द्वारा की जाती है। तो देखो, यहाँ से आपको लिख लेना है, ये साधनों के प्रतिफल के द्वारा की जाती है। क्या लिखोगे, साधनों के और उसके बाद में प्रतिफल। तो यहाँ से आपको साधनों के प्रतिफल लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दीर्घ अवधि में स्थिर लागतें नहीं होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सीमांत लागत केवल लागतों पर निर्भर करती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है परिवर्तन। क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, सीमांत लागतें केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। यहाँ पर आपको लिख लेना, परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें हो जाती है। तो देखिएगा, 4थे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया ना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें, यहाँ पर आपको लिखना है परिवर्तनशील लागतें हो जाती है। तो देखो, यहाँ पर आपको लिखना परिवर्तित, क्या लिख दो कि यहाँ पर आप लोग परिवर्तित हो जाती है। और उसके बाद में नहीं, देखिएगा यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लोग शून्य। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, शून्य लिखना, परिवर्तित नहीं लिखना, ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद में 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, सीमांत आगम आय में परिवर्तन की दर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत आगम कुल आय में परिवर्तन की दर है। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है, कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर आपको कम लिख देना है। उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपको जोड़ी दी गई है, तो आप लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख लें अच्छे प्रकार से और पूरा का पूरा समझ भी लें। तो देखो, पहले नंबर की जोड़ी को देखते हैं, अतिरिक्त मांग। तो देखो, अतिरिक्त मांग की जोड़ी का मिलान हो जाएगा ए से। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो दिया गया उसकी जोड़ी का मिलान बी से हो जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, तो देखो ये एडम स्मिथ, महामंदी वर्ष 1929-30,
सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से मिल जाएगी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से। तो इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। तो चलो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम रूप से उपभोग योग्य वस्तुओं को अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। मूल्यह्रास किसे कहते हैं। तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी भी वस्तु को उपयोग में लेने से उसके मूल्य में कमी होती है उसे ही मूल्यह्रास कहते हैं। और उसके बाद में आरबीआई का पूरा नाम, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका पूरा नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद में बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से कोई संपर्क ना हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बजट फलन क्या है, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, बचत और आय के बीच के संबंध को बचत फलन कहते हैं। एमपीसी का पूरा नाम, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका पूरा नाम है मौद्रिक नीति समिति। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लीजिएगा। सत्य असत्य आपको कैसे देखने हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन, किस का रोजगार सीमांत प्रभाव मांग पर निर्भर करता है। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, कथन जेबीसी का है। देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा। बाजार का नियम किसने दिया था। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बाजार उपयोगी होता है। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। आज संतुलित बजट में आय बराबर होती है। तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपका ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद में व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। देखो 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी आपका सत्य होता है। और इसके बाद में 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्शक अर्थशास्त्र क्या है, कुल लागत किसे कहते हैं। और उसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, सीमांत लागत का अर्थ, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, संतुलन कीमत किसे कहते हैं। उसके बाद में देखो बाजार संतुलन का अर्थ, स्टॉक तथा प्रवाह में कोई द्वंतर। उसके बाद में इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा आप सब लोग। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से नोट कर लें ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सकें। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो A to Z यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, तो आप लोग इनको अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पहले इनको अच्छी प्रकार से याद कर सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इसको अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इस प्रकार से इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। तो मुझे उम्मीद है कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस बार आप लोग सप्लीमेंट्री परीक्षा में तो बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाओगे। तो आप लोग इस प्रकार से इसकी पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट कर लें ताकि आप सब लोग समय रहते इसको अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर ले और परीक्षाओं में लिख कर आ सकें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।